माध्यम ने आत्मालोक में ज्यामितीय आकृतियों को देखने का जिक्र किया। ये चौथे स्तर की आत्मा थी। अब सीधे इनकी बातों पे चलते हैं। इन्होंने बताया, मैं आत्मालोक के चारों तरफ बेहिसाब रूप से घूमता हूँ और इस दौरान मैं जो ज्यामितीय आकृतियाँ देखता हूँ वे मेरे लिए कुछ कार्यों जैसी प्रतीत होती हैं। इनमें से प्रत्येक आकृति की अपनी एक ऊर्जा प्रणाली होती है। पिरामिड एकाकीपन, चिंतन मनन और स्वास्थ्य लाभ के प्रतीक होते हैं। अब देखिए, माध्यम यहाँ पर खुद ही सब कुछ क्लियर कर रहा है। उसके अनुसार प्रत्येक आकृति की अपनी एक ऊर्जा प्रणाली है। पिरामिड एकाकीपन, चिंतन मनन और स्वास्थ्य लाभ के प्रतीक है। यानी देख तो वो पिरामिड रहा है, पर माध्यम खुद ही उसे इन चीज़ों का प्रतीक मान रहा है। यानी ये आकृतियाँ प्रतीक भर हैं, जबकि इनके अर्थ कुछ और हैं। अब यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि आत्मालोक में हम जो मंदिर, मस्जिद, महल या और भी बहुत सारी भौतिक चीज़ें देखने का जिक्र करते हैं, वो सब प्रतीक हैं। उनके अपने अलग अलग मायने होते हैं, न कि वहाँ कोई भौतिक वस्तु है। माध्यम आगे कहता है, आयताकार आकृतियाँ विगत जीवन के पुनरावलोकन तथा अध्ययन की सूचित करती हैं। भावी जीवन की जांच पड़ताल के लिए गोलाकार आकृतियाँ दिखाई देती हैं, तो बेलनाकार प्रत्यक्ष दर्शन के महत्व को समझने के लिए अन्य लोगों की यात्रा के सूचक होते हैं। कभी कभी मैं आत्माओं की हवाई अड्डे जैसी गतिविधियों के भारी केंद्रों से गुजरता हूँ, जहाँ स्त्री पुरुष टेलीपैथी के द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं। ये केंद्र प्रिज्म के बने विशाल पहिए होते हैं, जिनकी तीलियाँ आपसे दूर मुड़ती हुई विभिन्न दिशाओं में जाती हैं। ऐसे केंद्र व्यस्त होते हैं, किंतु सुव्यवस्थित भी रहते हैं। आप यहाँ तेजी के साथ नहीं चल सकते, अन्यथा हो सकता है आप स्वयं पसंद की गई विशेष रेखा का उल्लंघन कर जाएं। ये केंद्र घोषणाओं के अड्डे जैसे होते हैं, जहाँ मेज़बान आत्माएं आवाजाही का नियंत्रण करने के साथ साथ यात्रियों को सूचनाएं भी देती हैं। यहाँ पर प्रत्येक चीज़ सहज, आरामदायक रूप में तैरती हुई सी गति करती है तथा वहाँ की सुसंगत तानों पर आत्माएं तरंगित रूप से मिलती हैं। वो उन्हें उनकी मंजिल की सही राह पर बनाए रखती हैं। अब अगर इस माध्यम की बातों पे जरा सा गौर करेंगे तो पाएंगे कि ये जो भी वर्णन कर रहा है वो अनुकूलन के बाद पारगमन की स्थिति का है। जर्नी ऑफ सोल्स वाली सीरीज में हमने देखा था कि पारगमन वो जगह है जहाँ से सभी आत्माएं अपने अपने समूहों में जाती हैं। यानी इससे पहले और इसके बाद सभी आत्माएं अपने अपने ग्रुपों से ताल्लुक़ रखती हैं, पर यहाँ पर सभी एक साथ होती हैं और यहीं से सब अपने अपने गंतव्य की फ़्लाइट पकड़ती हैं। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि ये माध्यम खुद ही कह रहा है। इनके अनुसार ये जगह एक हवाई अड्डे की तरह है। यहीं से सब अपने अपने घर की तरफ या कहे अपने समूह के लिए रवाना होते हैं। यहाँ पे कुछ आत्माएं आवाजाही का नियंत्रण भी करती हैं और साथ में यात्रियों को सूचनाएं भी देती हैं। अब देखें तो वहाँ पे कोई हवाई अड्डा नहीं है, पर उस प्लेटफॉर्म को, उस स्थान को जहाँ पे ये पारगमन की सारी क्रिया हो रही है, उसकी तुलना ये माध्यम हवाई अड्डे से कर रहे हैं। भारत के उपनिषदों में भी ये बात साफ साफ लिखी गई है कि मृत्यु के बाद हमारी अनुभूतियाँ हमारे साथ जाती हैं और यही अनुभूतियाँ, भावनाएं, मानवीय अहम भावना एक आत्मा को भौतिक संरचना प्रदान करती है। और इसी चीज़ को यहाँ पर डॉक्टर न्यूटन भी स्वीकार कर रहे हैं कि ये पूरी तरह से सही है। लेकिन हम ही हैं जिनके पास ना तो टाइम है इन उपनिषदों को पढ़ने का और ना ही हम इन पे भरोसा कर पाते हैं। बाद में यही सब जब हमें कोई बाहर वाला बताता है तो बड़े ताज्जुब से सुनते हैं। खैर, इन्हीं अनुभूतियों को एक माध्यम ने कुछ इस तरीके से व्यक्त किया है। ये एग्जैक्ट उसके वर्ड हैं, हम आत्मालोक में उन सभी चीज़ों की संरचना कर सकते हैं जो हमें भूलोक पर स्वयं द्वारा आनंद ली गई चीज़ों व स्थानों का स्मरण कराती हैं। हमारी भौतिक उत्तेजनाएं लगभग पूर्ण हैं तथा बहुत से स्त्री पुरुषों के लिए नितांत पूर्ण, किंतु देह के बगैर ठीक है, वे मेरे लिए तो अनुकृतियों की महक होती है। मुझे संतरे बेहद प्रिय हैं और यहाँ मैं संतरे का सृजन कर सकता हूँ, यहाँ तक कि उसके गूदे और उसके मीठे स्वाद का भी। यही एक ऐसी वजह है
जिसके कारण मैं लौकिक पुनर्जन्म के लिए ललायित रहता हूँ। यानी आत्मालोक में सभी भौतिक चीज़ों की संरचना करने के बावजूद भी ये आत्मा पुनर्जन्म के लिए ललायित रहती है। इन सब के बावजूद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आत्मालोक को वास्तविक सच्चाई के रूप में देखते हैं, जबकि वो भूलोक को भ्रम मानते हैं। अब वास्तविकता के तो अनेक स्तर होते हैं। हमारा ये ब्रह्मांड एक प्रशिक्षण केंद्र है। आत्मालोक की रचना और यहाँ भूलोक की अनुभूतियों में थोड़ा अंतर तो होता है। यहाँ संतरे का स्वाद थोड़ा ज़्यादा बेहतर महसूस होगा। इसी तरीके से बाकी चीज़ें भी ज़्यादा यथार्थ लगती हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में ये सारे नाटकीय अभिनय किसी सच्चाई से कम नहीं होते। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो पुनर्जन्म की थ्योरी को नहीं मानते। उनकी अपनी दलीलें होती हैं। उनके अनुसार विगत जीवन की सारी स्मृतियाँ जेनेटिक होती हैं। डीएनए सभी यादों को वहन करती है। कुल मिला के डीएनए का राग अलापा जाता है। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि ठीक है पुनर्जन्म नहीं होते, तो फिर ये आदतें, दर्द की अनुभूतियाँ या फिर और भी बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे किसी फैमिली में कई पीढ़ियों से नॉनवेज खाया जा रहा हो पर बच्चा वेजिटेरियन है। नॉनवेज डालते ही वो थूक देता है। क्या है ये और क्यों है ये? ऐसे बहुत से उदाहरण मिले हैं। जैसे जुड़वा बच्चे हैं पर दोनों बिल्कुल विपरीत हैं। क्या कहेंगे इसे? मान लीजिए कोई व्यक्ति पिछले जीवन में किसी अलग देश, धर्म या समुदाय का सदस्य रहा हो और अपने वर्तमान जीवन में वो दूसरे समुदाय से जुड़ गया हो, किसी दूसरे परिवार से। अब डीएनए किसका होगा? अच्छा, धरती की तो बात ही छोड़िए, आत्माओं ने तो और भी लोगों का जिक्र किया है जहाँ पर कई जिंदगी गुजारी है उन्होंने। ऐसी बहुत सी आत्माएं धरती पे आई हैं। अब उनके डीएनए का क्या होगा? एक आम आत्मा विभिन्न नस्लों के रूप में अपनी पिछली जिंदगियां बिता चुकी होती है, जिनके मध्य में कोई आनुवांशिक संबंध नहीं होता है। इसी तरह से दूसरे लोगों की स्मृतियां मानव डीएनए में कैसे आ सकती हैं? वास्तव में ये सब आत्मिक स्मृतियां हैं, ना कि आनुवांशिक। डॉक्टर न्यूटन ने स्मृति को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है: चेतन, अनश्वर और दिव्य स्मृति। अब इसकी चर्चा हम अगली कड़ी में करेंगे।